अगर आप एंशियंट वर्ल्ड के मैप को देखेंगे तो ज्यादातर हिस्से पर आपको सिकंदर का साम्राज्य ही दिखाई देगा, क्योंकि अलेक्जेंडर ही एक राजा था जिसने कई कॉन्टिनेंट्स तक अपना साम्राज्य एस्टैब्लिश्ड कर लिया था। इतना ही नहीं, सिकंदर ने एशियाई सब कॉन्टिनेंट को लगभग हथिया लिया था। पर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक्सपैंड एंड कॉन्क्योर की इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे चक्रव्यूह से हुई थी जिसकी रचना ही सिकंदर को मरवाने के लिए हुई थी। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल ये बात है 336 BCE की, जब मैसेडोनिया के राजा फिलिप की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। फिलिप की मौत के बाद मैसेडोनिया साम्राज्य एक नहीं बल्कि दो बड़ी दुविधा में फंस गया। एक तो उनके पास कोई अनुभवी उत्तराधिकारी नहीं था और दूसरी ओर उनके सर पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि अपनी मौत से पहले ही फिलिप पर्शियन साम्राज्य को अपने कब्जे में करना चाहते थे और इसकी पहल वो काफी पहले ही कर चुके थे। मगर फिर उनकी मौत हो गई। आक्रमण का डर अभी भी उनके राज्य पर मंडरा रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि पर्शियन साम्राज्य किसी भी पल मैसेडोनिया पर हमला कर सकता था। वैसे केवल पर्शियन ही नहीं, मैसेडोनिया के सिंहासन पर और भी कई लोगों की नजरें लगी थी, जिनमें मिनिस्टर से लेकर गुप्तचर तक शामिल थे। हर कोई तख्त पर कब्जा चाहता था और उनके सामने एक ही रोड़ा था और वो था राजा फिलिप का उत्तराधिकारी। जी हाँ, दरअसल राजा फिलिप अपनी मौत से पहले ही अपने सक्सेसर को चुन चुके थे और वो कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा था। लेकिन वो केवल 20 साल का था, पर उसे सिंहासन पर बैठना पड़ा। उनके सिंहासन पर बैठते ही नेताओं का प्लान फेल हो गया, क्योंकि अब सिंहासन पर राजा था। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था कि अब क्या किया जाए। पहले तो सबने प्लान बनाया कि राजकुमार को सिंहासन से केवल एक ही तरीके से हटाया जा सकता था कि उसे मार दिया जाए। लेकिन फिलिप की मौत के बाद राजा की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, इसलिए उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर किसी का भी दिल ट्रेंबल कर जाए। दरअसल उन लोगों ने राजा को युद्ध के दौरान मरवाने की कॉन्स्पिरेसी रची। पता है क्यों? क्योंकि पर्शियन साम्राज्य के पास 40,000 सैनिक थे, जबकि मैसेडोनिया के पास केवल 18,000। सैनिकों के इस अंतर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जीत लगभग इम्पॉसिबल थी। लेकिन थ्रोन हंग्री लीडर्स एंड कॉन्स्पिरेटर्स ने नए बने राजा को युद्ध में जाने के लिए उकसाया। गर्म खून और पिता की मौत ने उसे जाने के लिए मजबूर कर दिया। राजा युद्ध में चला तो गया, मगर वहां जो हुआ वो लीडर्स एंड मिनिस्टर्स के लिए भी किसी शौक से कम नहीं था, क्योंकि सभी लोग ये सोचकर खुश हो रहे थे कि नया राजा हार जाएगा और मर जाएगा। मगर उसने वो युद्ध जीत लिया। इनफैक्ट उसने जिस तरीके से इस युद्ध को जीता, वैसा तो कोई बड़े से बड़ा एक्सपीरियंस्ड वॉरियर भी नहीं कर सकता था। दरअसल नए राजा की उम्र भले ही 20 साल थी, लेकिन वो ज्ञान से भरा था। खुद अरिस्टोटल ने उसे शिक्षा दी थी। उसने शुरू से ही साइंस एंड फिलॉसफी को पढ़ा था। इनफैक्ट वो किसी को भी अपना बनाकर अपनी साइड करने में माहिर था। इसलिए जब वो युद्ध के मैदान में गया तो बीच में मिलने वाले छोटे छोटे राज्यों को उसने अपनी तरफ कर लिया और 334 BCE में आखिरकार जब मैसेडोनिया और पर्शियन दोनों की सेनाएं आमने सामने थीं, तो कम सैनिक होने के बावजूद वो जीत गया। इतना ही नहीं, पर्शियन सेना में भगदड़ मच गई और उन्हें युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। यकीन मानिए, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने मैसेडोनिया का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। बस फिर क्या था, एक के बाद एक पर्शियन साम्राज्य के खिलाफ 3 बड़े युद्ध लड़े गए, ग्रेनाइकस, इसस एंड गौगमेला। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी कहानी बता दी, मगर अब तक राजा का नाम नहीं बताया। तो सुनिए, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये राजा और कोई नहीं बल्कि अलेक्जेंडर द ग्रेट था। एक के बाद एक उसने ना जाने कितने युद्ध लड़े और 10% दुनिया की आबादी पर कब्जा कर लिया, मगर अफसोस वो भारत में कभी अपना एम्पायर एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। मगर क्यों? अब इसे समझने के लिए हमें सिकंदर के ट्रैवल डायरेक्शन को समझना होगा, क्योंकि ये ट्रैवल डायरेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। साथ ही इससे एक बात तो साफ होती है कि सिकंदर ने एशियन सबकॉन्टिनेंट को तो लगभग जीत लिया था, मगर मैसेडोनिया के नॉर्दर्न पार्ट्स यानी आज के यूरोप और रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न एम्पायर पर ज्यादा एक्सपेंशन नहीं किया था। अब सवाल ये उठता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि वो जगह जीतना उसके लिए मच ईजियर था। और इसका जवाब अलेक्जेंडर की यात्रा और उसके डेडिकेशन में ही छिपा है। वैसे तो सिकंदर लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया और एक सम्राट के रूप में उसके बारे में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, मगर आज भी एक विजेता के रूप में सिकंदर दुनिया भर में फेमस है।
पर्शिया को जीतने के बाद 334 BCE में जब वो मध्य पूर्व को जीतने के लिए मैसेडोनिया से निकला तो सबसे पहले उसने एशिया माइनर का युद्ध लड़ा। आज की बात करें तो एशिया माइनर वही जगह है जहां आज एनाटोलिया एंड टर्की हैं। इसके बाद वो साउथ की ओर बढ़ा जहां आज का इजिप्ट एंड गाजा बेस्ड हैं। आज की तरह उस समय भी वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। यकीन मानिए अगर कोई और राजा होता तो शायद यहीं से खुश होकर वापस लौट जाता, मगर सिकंदर ऐसा नहीं था। तभी तो 331 BCE में वो मिस्र से बेबीलोन पहुंच गया और वहां भी उसने एक मैजिकल वे में जीत दर्ज की। अब इराक और बेबीलोन भी उसके कब्जे में आ चुके थे। ऐसे ही एक साल बीत गया और 330 BCE में उसने ईरान को भी जीत लिया। उसकी विक्ट्री का सिलसिला जारी था। 327 BCE आते आते मिस्र, गाजा, सीरिया, एनाटोलिया, इराक, ईरान, बेबीलोन यानी ऑलमोस्ट पूरा मिडिल ईस्ट उसकी मुट्ठी में था। लेकिन जब उसने अपने साम्राज्य को देखा तो उसे महसूस हुआ कि एक इम्पॉर्टेंट प्लेस अब भी बची हुई है और वो जगह थी भारत। हालांकि ये आज का भारत नहीं बल्कि अखंड भारत था, जिसमें अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सब कुछ शामिल था। ये वही भारत था जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन ये आसान नहीं था। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में इतनी बड़ी सेना के साथ एंटर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और भारत आने के लिए उसे सिंधु घाटी और झेलम नदी को पार करना था और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सिकंदर की सेना की बात करें तो इंडियन कैंपेन के दौरान उसके पास 40,000 से 45,000 सैनिक थे। इनमें 5,000 कैवलरी और 40,000 इन्फेंट्री शामिल थे। पहले तो बिना कुछ सोचे विचारे सिकंदर आगे बढ़ गया। झेलम नदी के एक किनारे पर सिकंदर की पूरी सेना थी और दूसरी तरफ था सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत। उस समय भारत का रिप्रेजेंटेशन राजा पोरस कर रहे थे। हालांकि पूरा अखंड भारत उनका समर्थन नहीं कर रहा था। तभी तो सिकंदर के लिए पोरस की सेना नहीं बल्कि झेलम नदी सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि झेलम नदी गहरी तो थी ही मगर उसका बहाव इतना ज्यादा तेज था कि इंसान तो छोड़िए, घोड़े भी उसे पार करने की कोशिश करते तो आधे तो पानी में ही डूब जाते। सिकंदर के लिए ये एक मुसीबत बन गया था और अब उसने ताकत को छोड़कर अपनी इंटेलिजेंस का यूज किया। दरअसल सिकंदर ने एक ऐसा प्लान बनाया जो सोचना भी किसी के बस की बात नहीं थी। दरअसल वो अपनी 10,000 ट्रूप्स की एक टुकड़ी को लेकर झेलम नदी के साथ साथ चला, जबकि बाकी सेना जनरल के सहारे थी। राजा पोरस की सेना भी सिकंदर की सेना के सामने खड़ी थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि सिकंदर की सेना का एक हिस्सा झेलम नदी के सहारे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर सेना तो उन्हें अपने सामने ही दिखाई दे रही थी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि सिकंदर एक ऐसी पतली जमीन की तलाश में जा चुका है जहां से उसकी सेना जमीन पर उतरकर नदी के उस पार पहुंच सकती थी। इसी बीच भारत के ही एक राजा से सिकंदर की दोस्ती हो गई। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि तक्षशिला का राजा था जो पोरस का दुश्मन था। जैसे ही सिकंदर ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और पोरस को हराने की बात कही तो उसने सिकंदर से हाथ मिला लिया और दोनों साथ मिलकर पोरस को हराने के लिए निकल पड़े। अपने कैंप से 27 किलोमीटर दूर सिकंदर को एक ऐसी क्रॉसिंग मिल गई जहां पर एक लकड़ी का टापू बना हुआ था। ये टापू काफी बड़ा था और यहाँ से सिकंदर की टुकड़ी आराम से जा सकती थी। ये टापू सिकंदर के लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उसकी जीत का रास्ता था। जैसे ही ये रास्ता मिला सिकंदर वापस अपनी सेना के पास आया और उसने एक मास्टर प्लान बनाया। अब उसने अपनी सेना को 5 टुकड़ों में बांट दिया और इनमें से 6,000 सैनिक और 5,000 घुड़सवार लेकर सिकंदर खुद क्रॉसिंग के रास्ते नदी पार करने लगा, जबकि उसकी 3 छोटी टुकड़ियां अलग अलग दिशाओं से नदी पार करने की कोशिश करने लगी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ऐसा प्लान बनाया था ताकि पोरस को ऐसा लगे कि सिकंदर जल्द ही नदी पार करने वाला है और उसकी सारी सेना वहीं आ जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पोरस की सारी सेना वहीं आ गई और सिकंदर को अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का मौका मिल गया। हालांकि पोरस जल्दी समझ गया कि ये केवल भटकाव है और उसने अपने बेटे के नेतृत्व में अपनी सेना को दूसरी क्रॉसिंग की तरफ भेज दिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अपनी 11,000 की सेना के साथ सिकंदर झेलम नदी पार कर चुका था।
जब राजा पोरस का बेटा वहां तक पहुंचा तब तक सिकंदर के तीनों दलों ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया था, जिससे पोरस का बेटा और उसकी सेना चुटकियों में मौत के घाट उतर गए। जैसे ही ये खबर पोरस तक पहुंची वो टूट गया और उसने जल्दीबाजी कर दी। दरअसल अपने बेटे की मौत के बाद पोरस जल्दीबाजी में अपनी सबसे बेहतरीन सेना को लेकर सिकंदर का सामना करने निकल पड़ा और इस जल्दीबाजी का फायदा सिकंदर को मिल गया, क्योंकि सिकंदर की पूरी सेना अब तक नदी पार कर चुकी थी और आते ही पोरस की रिमेनिंग आर्मी को भी चारों ओर से घेर लिया गया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जो सिकंदर को हरा सकता था और वो थे पोरस के हाथी। जैसा कि हमने पहले बताया कि सिकंदर की सेना में 40,000 पैदल सैनिक और 5,000 घुड़सवार थे, मगर उसमें हाथी नहीं थे। हालांकि उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, लेकिन उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो हाथियों के खिलाफ यूज की जा सकती हो। जैसे ही पोरस के हाथी आए, वो एक एक करके सिकंदर की सेना को अपने पैरों से कुचलने लगे। सैनिकों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मगर फिर सिकंदर ने अपना दिमाग चलाया और अपनी सेना को आदेश दिया कि वो हाथियों के महावत को निशाना बनाए और हाथियों के पैरों को घायल करे। बस फिर क्या था, सैनिकों ने हाथियों के पैरों पर वार करने शुरू कर दिए, जिससे हाथियों को चलने में परेशानी होने लगी और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इस कारण हाथियों ने अपने और दुश्मन की सेना का फर्क ही मिटा दिया और जो भी उनके रास्ते में आया उसे कुचल दिया। पोरस का सिकंदर से जीतना पहले ही मुश्किल था, मगर उसका इकलौता एडवांटेज उसके हाथी थे जो उसे जीत दिला सकते थे। मगर यही हाथी अब उसकी हार का कारण बनने लगे और कुछ ही समय में सिकंदर ने पोरस की सेना को पूरी तरह से पराजित कर दिया। पोरस को एक बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। ये वाकई डिवास्टेटिंग डिफीट थी। पोरस हार गया और इसके बाद वही हुआ जिसका जिक्र हर इतिहास में मिलता है। सिकंदर ने पोरस को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। इस पर पोरस ने जवाब दिया, ठीक वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे के साथ करता है। ये वाकई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि जहां दूसरे राजा अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर कर देते थे, वहीं पोरस का फैसला अटल था। उसने साफ कह दिया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। इससे सिकंदर इतना इफेक्ट हुआ कि जीतने के बावजूद उसने राजा पोरस को उसका एम्पायर वापस लौटा दिया। इसके बाद सिकंदर भारत के अदर पार्ट्स को जीतने के लिए आगे बढ़ा। अब सिकंदर का अगला टारगेट था नंद साम्राज्य। जी हाँ, वही नंद साम्राज्य जिसके घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जो इंडिया का फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था। अब भारत सिकंदर के कदमों में था और वो चाहता तो उसे जीत सकता था, लेकिन तभी उसकी सेना में डिससैटिस्फैक्शन भरने लगा। पता है क्यों? क्योंकि सिकंदर को देश से बाहर निकले 10 से 12 साल हो चुके थे और तब से ना तो वो वापस अपने देश लौटा था और ना ही उसकी सेना। सब अपने परिवार से दूर थे। इसलिए जब सिकंदर ने आगे बढ़ने की बात कही तो उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया। सैनिक इतने साल तक अपने परिवार से दूर रहने के बाद अब और आगे बढ़ने के पक्ष में नहीं थे। हालांकि सिकंदर की सेना टेक्निकली बेहद एडवांस थी और शायद सिकंदर नंद साम्राज्य को भी जीत सकता था, लेकिन इसे सच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नंद साम्राज्य इतना विशाल था कि उसे जीतना सिकंदर के लिए कठिन था। सिकंदर को भी एहसास हो गया कि अगर वो आगे बढ़ा और उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया तो उसका पूरा साम्राज्य केवल किताबों तक ही लिमिटेड रह जाएगा। इसलिए अंत में सिकंदर ने आगे ना बढ़ने का फैसला लिया और भारत के नंद साम्राज्य से टकराने से बच गया। इस तरह से सिकंदर सामने पड़े भारत को भी जीत नहीं पाया और यही है असली कहानी। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या सिकंदर सच में नंद साम्राज्य को जीत सकता था या उसे अपनी जिंदगी की खतरनाक हार का सामना करना पड़ता? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।